Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So this is our 8th lecture of management and ethics. In this lecture we will discuss the topic leadership. In leadership we will discuss the role of a leader. After that we will discuss the qualities a leader should have. Then we will discuss the leadership style, and at last we will discuss the theories given in leadership. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk1008. So without wasting our time, let's move to the topic. तो आइए सबसे पहले देखते हैं लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है, लीडरशिप कैसे डिफाइन किया जाता है। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक एग्जीक्यूटिव अपने एक ग्रुप को या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है किसी काम को करने के लिए, अपने गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए किसी भी सिचुएशन में। क्लियर। तो लीडरशिप जो है वो एक प्रोसेस है, एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है एक पर्सन की, जो कि अपने एक ग्रुप को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये रियलाइज़ कराता है कि उसका गोल क्या है, उसके क्या मतलब क्या गोल्स हैं, उसके क्या अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए लाइफ में। तो ये सारी चीज़ों को एक लीडर जो होता है वो मतलब जो उसका ग्रुप होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ये चीज़ बताता है। जो लीडर होता है उसका मतलब उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि वो एक फ्यूचर विज़न डेवलप करता है किसके अंदर, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स हैं उनके अंदर, उनको मोटिवेट करता है कि वो अपने गोल को, अपने जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है उसको अकम्प्लिश करें। क्लियर। तो ये होता है लीडरशिप। नेक्स्ट आता है लीडरशिप जो है वो मतलब किस तरीके से डिफाइन है, क्या क्या उसके एक तरह से जो एजेंडाज हैं, क्या क्या उसके मोटो हैं। तो सबसे पहला तो है कि वो एक विज़न क्रिएट करता है फ्यूचर के लिए कि भाई किस तरीके से अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए क्या मतलब एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक क्या अपने अंदर एक चीज़ को सोच के रखना है कि भाई हमें फ्यूचर में ये ऑब्जेक्टिव या ये पाथ फॉलो करना है। उसके लिए हमारा एक विज़न तैयार करता है, हमें इंस्पायर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोटिवेट्स एंड इंस्पायर पीपल टू एंगेज विद दैट विज़न। फिर उसके बाद उन लोगों को उस विज़न के साथ मतलब मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है कि भाई वो जो हमने विज़न या जो गोल के लिए हमने एक चीज़ तैयार करी है, एक सेटअप तैयार करा है, उसी को ही लेके चलना है। मैनेजेस डिलीवरी ऑफ द विज़न। उस विज़न के लिए मतलब वो क्या करता है कि अपने जो उसके एजेंडाज हैं या उसकी जो थॉट्स हैं वो उनको डिलीवर करता है और मैनेज करके रखता है उस विज़न को कि भाई हमें इसी तरीके से फॉलो अप करना है। उसके बाद कोचेज एंड बिल्ड्स अ टीम सो दैट इट इज़ मोर इफेक्टिव एट अचीविंग द विज़न। मतलब जो उसका गोल है, जो भी उसने सोचा है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो एक प्रॉपर एक टीम तैयार करता है और उसको कोच करता है, उसको लीड करता है उसको कि भाई ठीक है, हमारा जो भी गोल है, जो भी विज़न है, उसको हमें इफेक्टिवली अचीव करना है। क्लियर। तो एक लीडरशिप के अंदर सबसे पहले एक विज़न को क्रिएट करना, उसके बाद उस विज़न पे काम करना, उस पर एंगेज रहना, उसके लिए लोगों को इंस्पायर करना जो उसकी टीम में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर मतलब उस विज़न की तरफ प्रॉपर डिलीवरी रखना कि भाई किस तरीके से काम करना है, प्रॉपर मैनेज करके रखना, उसका मैनेजमेंट रखना, एक प्रॉपर टीम क्रिएट करना जिससे कि जो काम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में हमें अचीव हो सके। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है वो क्या कहता है कि जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो क्या करता है, वो अपना जो एक ग्रुप है या जो उसके साथ काम कर रहा होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है अपने गोल को अटेन करने में। क्लियर। ये एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है जिसके अंदर जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, गाइड करता है अपने वर्कर्स को अपने गोल्स को अचीव करने में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके अंदर क्या होता है कि एक जो लीडर होता है उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से उसको उस पर्सन को एज अ लीडर माना जाता है या एज अ लीडर ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी और पर्सनैलिटी को शो करता है, वो अपनी उन क्वालिटीज़ को दिखाता है जिससे कि उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ को माना जा सकता है, उसको एज अ लीडर ट्रीट किया जाता है। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा ये ग्रुप प्रोसेस है, इसके अंदर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग मतलब इन्वॉल्व होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक साथ। ठीक है। लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो एक अकेले बंदे से नहीं बनती है, जो उसके साथ जो ग्रुप होता है वो उसको फॉलो अप करता है, तो ही एक पर्सन के अंदर हम कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी है। क्लियर। तो ये ग्रुप प्रोसेस है। लीडरशिप जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स आना, एक फीचर आना लीडरशिप का किसी पर्सन के अंदर, वो एक अकेले उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके साथ जो ग्रुप है अगर वो उसको फॉलो अप कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस को मान रहा है, उसकी चीज़ों को मतलब गाइडेंस की तरह ले रहा है,
अपने गोल्स को अचीव करने में, तो ही हम एक पर्सन को एज ए लीडर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है जो लीडर है वो इन्वॉल्व रहता है किस चीज़ में कि वो जो उसका जो ग्रुप है उसके बिहेवियर को वो मोल्ड कर पाए, शेप दे पाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीडरशिप इज सिचुएशन बाउंड। ये क्या है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है लीडरशिप जो क्वालिटी है। इसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई बेस्ट स्टाइल है कि इस तरीके से लीडर बना जा सकता है, इस तरीके से लीडरशिप की क्वालिटीज अटेन करी जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करते हैं, उसी बेसिस पे हम लीडरशिप को डिफाइन करते हैं। क्लियर। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें लीडरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, कि हम कैसे जस्टिफाई करें कि लीडरशिप हमारे लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी हम इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा इट इनिशिएट्स एक्शन। मतलब अगर कोई पर्सन लीडर है तो वो क्या करता है, वो अपनी जो पॉलिसीज़ या प्लान्स हैं उनको जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं जिसके साथ वो काम कर रहा है उनके साथ उसको डिस्कस करता है, और तभी काम एक्चुअली में शुरू होता है। जब वो अपने प्लान्स और पॉलिसीज़ को डिस्कस करता है उसके बाद ही काम शुरू हो पाता है। तो एक इनिशिएशन के लिए जो है हमारा लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक तरीके से उस प्लान और पॉलिसी को एग्जीक्यूट करवाता है। क्लियर। उसके बाद सेकंड आता है मोटिवेशन। एक जो लीडर है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है एक जो उसका ग्रुप है जिसके साथ वो काम कर रहा है उसको मोटिवेट करने में। किस तरीके से कि वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स के थ्रू, कि भाई वो एक तरह से एप्रिशिएशन दे दे या फिर कोई और रिवॉर्ड का जो क्राइटेरिया हो वो दे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको एंथुसियाज्म रहता है, उनको मोटिवेशन रहता है। क्लियर। तो मोटिवेट रह के वो क्या करते हैं, अपने काम को अच्छे से करते हैं। तो मोटिवेशन का काम भी लीडर का होता है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। एक लीडर सिर्फ सुपरवाइज नहीं करता, वो क्या करता है, उसका जो काम होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो उसके साथ काम कर रहे हैं उनको गाइड करने का भी होता है। Guidance here means कि instructing the subordinate the way they have to perform their work effectively and efficiently। यहाँ पे guidance का मतलब क्या है कि वो अपने subordinates को ये समझाए कि काम को किस तरीके से effectively और efficiently करना है। क्लियर। तो guidance provide करने के लिए भी एक लीडर का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल को अचीव करने में कई बार चीज़ लैक कर जाते हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, हमारे हार्डवर्क के बाद भी हमें गोल्स अटेन नहीं हो पाते। तो उस टाइम पे जो लीडर है उसका क्या रोल होता है कि वो अपने वर्कर्स को, अपने साथ काम करने वाले अपने सबॉर्डिनेट्स को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करे, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखे कि भाई सिचुएशन जो मर्जी आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें अपने गोल से स्टिक रहना है, हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लेते रहने हैं। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हियर द एम्प्लॉयज़ विद रिगार्ड टू देयर कंप्लेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। और उसको ये भी ज़रूरी है लीडर को कि वो उनको कॉन्फिडेंस बनाए रखने के साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको भी सुने। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा बिल्डिंग मोराल। तो मोराल जो है हमारा वो क्या करता है, विलिंग कॉपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि मोराल जो है वो एक एम्प्लॉय की जो इच्छा है, जो उसकी डिज़ायर है काम को करने की, उसको शो करता है। तो उसके साथ साथ अगर हम उसको मतलब उस बंदे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखते हैं, उसका मोराल बना के रखते हैं, तो उससे क्या होएगा कि वो हमारा जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो फर्म है उसके लिए जो हमें गोल्स को अचीव करना है उसके लिए वो फुल कॉपरेशन देगा, फुल कॉपरेट रहेगा, और उसका जो मोराल है वो बूस्टअप रहेगा। अगर एक लीडर उसको मतलब एनकरेज करता रहे, उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करता रहे, उसके ट्रस्ट को विन करे, तो वो क्या करेगा, उसका मोराल हाई रहेगा और वो अपनी बेस्ट अपनी एबिलिटीज़ के साथ उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। जो एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट उनके साथ काम कर रहा होगा, जिनको वो पर्सन लीड कर रहा होगा, तो इसलिए हमारा जो मोराल है उसको बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज़रूरत होती है एम्प्लॉय के अंदर, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है बिल्ड्स वर्क एनवायरनमेंट। अब एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना भी किसका, एक लीडर का ही काम होता है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट अगर हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उससे क्या होएगा, ग्रोथ अच्छी होएगी, अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलेगी, स्मूथली वर्क हो पाएगा। तो क्लियर। तो इस वजह से जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको भी अच्छा बनाने में लीडर का ही रोल होता है। क्लियर। ह्यूमन रिलेशन शुड बी केप्ट इनटू माइंड बाय अ लीडर। उनको ह्यूमन रिलेशंस को माइंड में रखना है कि उसको किसके साथ कैसे बिहेव करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो एम्प्लॉय की, उससे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए।
नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव किया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ, कि हम अपना जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें, एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखें एम्प्लॉयज़ के साथ, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ। उससे क्या होता है, एक सिंक्रोनाइजेशन आता है, और जिससे कि जो काम है वो अच्छे से प्रॉपरली इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन के साथ हो सकता है। और ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना ही प्राइमरी मोटिव होता है एक लीडर का, जिससे कि काम को अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं होएगा जब तक, तब तक कोई भी काम, कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसलिए कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना भी एक लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है एक लीडरशिप की। जो लीडरशिप क्वालिटी है हमारी, उसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है, एक लीडर की क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी भी फॉर्म में। अब आता है रोल्स ऑफ अ लीडर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर किस तरह के रोल प्ले करता है? वो डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट रोल्स को प्ले करता है। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है हमारा रिक्वायरमेंट एट ऑल लेवल। तो लीडर जो है हमारा, वो हर लेवल पे हमें ज़रूरत पड़ती है। जब टॉप लेवल पे होते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे प्लान्स और पॉलिसीज़ हैं उनको जब तक वो सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाता है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है टॉप लेवल पे। जब मिडल और लोअर लेवल पे होता है तो इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए, प्लान के एग्जीक्यूशन और इंटरप्रिटेशन के लिए भी हमें एक लीडर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमारा जो प्लान है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके। क्लियर? तो हर लेवल पे ज़रूरत पड़ रही है, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक लीडर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हर जगह रिप्रेजेंट करता है। जैसे कहीं सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जनरल मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लीडर जो है वो एक मैनेजर की तरह या फिर एक रोल मॉडल की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। उसका रोल होता है कि वो कम्युनिकेट करे अपने एंटरप्राइजेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउटसाइड पब्लिक के साथ। वो अपने डिपार्टमेंट, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है बाहर जाके और उसको लीड करता है। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेटिव का भी काम किसका होता है? लीडर का ही होता है, क्योंकि वो अपनी फर्म को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर, जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स होती हैं उनमें। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेट्स एंड रिकंसाइल्स द पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या होता है, एक लीडर जो है लीडरशिप के थ्रू क्या करता है, रिकंसाइल मतलब एक इंटीग्रेटिंग बिहेवियर, एक फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो अपने पर्सनल गोल जो हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल गोल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। मतलब एक तरह से क्लब कर देता है, जिससे कि क्या हेल्प मिलती है कि जो हमारे गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जब वो पर्सनल लेवल पे गोल्स बन जाते हैं किसी एम्प्लॉय के, तो वो उसको एफिशिएंटली काम करेगा, उसको फुल एफिशिएंसी के साथ अपना एफर्ट्स देगा उसमें। क्लियर? तो वो क्या एक लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि वो एक पर्सनल गोल जो है एम्प्लॉय का, उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ एक इंटीग्रेट कर दे, रिकंसाइल कर दे, उसको जोड़ दे। तो क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉय है वो अपना 100% देगा उसमें और वो इन्फ्लुएंस रहेगा। क्लियर? तो ये जो है इसका मतलब होता है इंटीग्रेट्स एंड रिकंसाइल द पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्लियर? ये लीडर का क्या रोल है कि वो पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को रिकंसाइल करता है, उसको जोड़ के रखता है दोनों को एक साथ, कि पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल एक ही रहे। उसके बाद आता है ही सॉलिसिट सपोर्ट। मतलब वो अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं या अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ वो एक अच्छे रिलेशन बना के रख सकता है और उनका जो सपोर्ट है उसको एक्वायर कर सकता है, वो उनसे ले सकता है। वो जो लीडर होता है वो उनसे उनके सजेशंस मांग सकता है जब भी ज़रूरत पड़े, और उनको अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे कि जो एंटरप्राइजेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हेल्प मिल सके, उसको सपोर्ट मिल सके। क्लियर? तो एक तरीके से वो सपोर्ट भी सॉलिसिट करता है, सपोर्ट भी मांगता है। किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है, आइडियाज़ की हेल्प या कैसी भी हेल्प जो है वो थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स और जो उसके एम्प्लॉयज़ है उनसे जो हम एक हेल्प मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, वो भी क्या है, एक लीडर की एक गुड क्वालिटीज़ में आता है। क्लियर? ये भी एक रोल प्ले करता है वो, कि वो सपोर्ट जो मांगता है, एक अच्छे रिलेशंस रखता है, उनको एंटरटेन करके रखता है, जिससे कि वो अपना जो मतलब हर तरीके का, मतलब एक तरह से आइडियाज़ का या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से जो भी वो अपना जितना भी वो हेल्प कर सकते हैं, जितने भी सजेशंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं उनको देते हैं, और उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम और प्लान्स में ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर? नेक्स्ट है एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। एक लीडर जो है इन तीनों ये जो तीनों ट्रेड्स हैं, ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ही कैन बी अ फ्रेंड बाय शेयरिंग द फीलिंग, ओपिनियन एंड डिज़ायर विद द एम्प्लॉय। कि वो एज अ फ्रेंड काम कर सकता है, कि वो अपने फीलिंग्स, ओपिनियन और डिज़ायर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करे।
वो एक फिलोसफर हो सकता है बाय यूटिलाइजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस एंड देयर बाय गाइडिंग द एम्प्लॉयज़। क्या कर सकता है कि वो अपने इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस से जो इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको गाइड कर सकता है और एक सुपरवाइज़र और एक गाइड की तरह काम कर सकता है जब भी जो लोअर मैनेजमेंट है या फिर जो भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको जब भी अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो एज अ गाइड, एज अ मेंटोर भी एक्ट कर सकता है। तो एक फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह एक लीडर एक्ट करता है। ये भी उसका एक रोल का ही पार्ट है, वो एक वन ऑफ द रोल है उसका लीडर का कि वो एज अ फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड एक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा जो एक गुड लीडर होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़, क्या स्किल्स, क्या नॉलेज प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल अपीयरेंस। तो एक लीडर के अंदर एक प्लीजिंग या प्लीजेंट जो अपीयरेंस है वो होना चाहिए कि भाई वो अच्छा दिखता हो, ठीक है। उसकी फिजिक और उसकी हेल्थ जो है वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक गुड लीडर बनने के लिए, कि अगर वो हेल्दी और मतलब उसकी फिजिक अच्छी नहीं होगी या हेल्दी नहीं होएगा वो, तो क्या होता है कि he wouldn't be able to प्ले हिज ड्यूटीज़ वेल, मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और फिजिक क्या होता है कि हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि फिजिक से लोग मतलब एक तरह से एक माइंडसेट बना लेते हैं और फिर उसके बाद उस बेसिस पे जज करते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस भी उतना ही मेजर रोल प्ले करता है एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ में। उसके बाद आता है विजन एंड फोरसाइट। एक जो लीडर है उसके अंदर मतलब क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो विज़न है, उसकी जो विजुअलाइजेशन की जो एक तरह से एक पावर है वो अच्छी होनी चाहिए, वो फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। अगर वो फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होगा, वो आगे की चीज़ों को देख के या सोच के नहीं चलेगा, तो वो कि कभी भी अपना जो एम्प्लॉयज़ है, सबॉर्डिनेट्स है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए जो एक लीडर है उसके अंदर विज़न एंड फोरसाइट होनी चाहिए, एक विजुअलाइज करने की सिचुएशन को विजुअलाइज करने की पावर होनी चाहिए और उसको हमेशा आगे देख के चलना चाहिए कि किस तरीके से उसको अपने जो डिसीजंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग है करनी है, उसको वो अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। क्लियर? तो उसके अंदर एक फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, आगे की चीज़ों को देखने की एक क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ आती है एक्सपीरियंस से, अपने जो उसने लाइफ में जो जो चीज़ें करी हैं या उसने अपने जो एक एक्सपीरियंस से जो सीखा है अपने जॉब एक्सपीरियंस में या जॉब करियर एक्सपीरियंस में जो सीखा है, उससे आता है फोर साइटेडनेस और विजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को अगर हम एग्जामिन कर पाएँ तो ये भी एक स्किल और क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में। मतलब कि वो ये देख पाए कि किसी भी सिचुएशन के या किसी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग अगर वो करे, उसको समराइज करके वो ये देख पाए कि इसके प्रॉज और कॉन्स क्या होने वाले हैं, वो उसकी एनालिसिस कर पाए। तो वो एक लीडर की क्वालिटी होती है, वो उसकी स्किल होती है कि भाई ठीक है, वो उसकी वो इंटेलिजेंस को शो करता है कि वो प्रॉब्लम्स को या सिचुएशंस को एनालाइज कर पा रहा है, उसके अच्छे और बुरे को देख पा रहा है। क्लियर? देयरफॉर अ पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड एंड मैच्योर आउटलुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट और एक मैच्योर आउटलुक जो है किसी भी चीज़ को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो अपनी जो बात है उसको क्लियरली, प्रिसाइजली और इफेक्टिवली कह पाए, तो वो एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो वो चीज़ हमारा एक इंप्रेशन दिखाती है कि हम कितना अच्छे से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए एक लीडर की कि वो अपनी बात को अच्छे से एकदम कंसाइजली और इफेक्टिव वे में रख पाए। ये इससे क्या होता है कि वो स्टिमुलेशन में हेल्प करता है, अपनी बात को आगे तक पहुंचाने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। अ लीडर हैज़ टू बी हैविंग अ फेयर आउटलुक विच इज़ फ्री फ्रॉम बायस एंड विच डज नॉट रिफ्लेक्ट हिज विलिंगनेस टुवर्ड अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब क्या है, उसको पार्शियल नहीं होना, उसको फेयर रहना है। किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल को लेके उसको बायस नहीं रहना, अपनी विलिंगनेस एक किसी की तरफ कि भाई मेरे को ये ज़्यादा क्लोज वन है मेरा, इसकी तरफ मेरे को अपना, और अपने उसके जो ओपिनियन है वो इंक्लाइन नहीं होने चाहिए किसी की तरफ। उसका जजमेंट एकदम फेयर और लॉजिकल होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ वर्क। ऑब्वियसली अब एक लीडर है तो उसको लोगों को एक तरह से लीड करना है, अपने सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज़ को लीड करना है, तो उसको ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए अपने काम की, जिससे कि वो जो लोगों के साथ काम कर रहा है उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट विन कर सके और उनको गाइड कर सके। अगर मेरे को किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो मैं किसी को कैसे गाइड कर सकती हूँ? अगर मेरे को खुद को ही किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, तो जो सामने वाला है या जिनको मैं कहीं ना कहीं
लीड करने वाली हूँ तो वो लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, उनको लगेगा इसको खुद को ही कुछ नहीं आता है तो वाई टू लाइक गेट हर एज अ लीडर और हिम एज अ लीडर। तो इसी वजह से हमारा जो एक लीडर है उसके अंदर जो है नॉलेज होनी चाहिए अपने काम की। क्लियर। फिर आता है हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है एक पर्सन को अपने को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए और जो उसके सबॉर्डिनेट या जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए। कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मुझे खुद में ही मेरे को फीलिंग नहीं आ रही कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने काम को लेके, तो मैं किसी सामने वाले को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकती या उसको भी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करा सकती या अपने सबॉर्डिनेट्स को भी मोटिवेट नहीं कर सकती कि भाई वो अपने काम को लेकर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। एक लीडर का रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी उस काम के लिए मतलब अलॉट किया गया है, असाइन किया गया है, जो पर्सन एज अ लीडर असाइन किया गया है, उसको बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहे किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी काम को लेके। क्लियर। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। क्या होता है कि जब तक हम खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे किसी भी चीज़ को लेके, हम दूसरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। जब तक एक लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसके अंदर विल पावर नहीं होगी कि वो किसी काम को कर सकता है, किसी गोल को अचीव कर सकता है, तब तक वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं दिला सकता। इसके लिए जो एक लीडर है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट और विलिंगनेस, उसकी जो विल पावर है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो ये सारे जो इक्वालिटी, स्किल्स और जो नॉलेज है ये होनी चाहिए एक लीडर के अंदर। अब आते हैं हमारे लीडरशिप स्टाइल्स। तो 7 तरह के हमारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से मतलब जो लीडर है वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो अपनी एक तरह से उसकी जो स्किल्स और नॉलेज है उनके बेसिस पे डील करता है किसी भी सिचुएशन से या किस तरीके से वो एक्ट करता है। तो सबसे पहला आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ऑटोक्रेसी मतलब कि वो खुद का ही सेल्फ वो जो रहना कि भाई खुद के बारे में ही ज़्यादा, खुद को ही सुपीरियर मानना, तो वो वर्ड से ही समझ में आता है। तो इस फ्रेज का मतलब यही होता है कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल है इसके अंदर आता है डू एज आई से, जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। तो वही आ गया। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो क्या बिलीव करता है कि ही और शी इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन। वो जो पर्सन है वही सबसे स्मार्ट है। जितने भी लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट जो उसके एम्प्लॉय है, उनमें वो सबसे ज़्यादा जानता है। वही सारे डिसीजंस को ले रहा है विद लिटिल इनपुट फ्रॉम टीम मेंबर्स। की टीम मेंबर्स का जो इनपुट है वो बहुत कम है, उनसे बहुत कम सलाह लेना, बहुत कम उनके आइडियाज़ को डालना। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो अपने व्यूज़ को ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में। दिस कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच इज टिपिकल। ये टिपिकल है एकदम, क्योंकि इसमें हम दूसरे बंदे को बिल्कुल भी या दूसरे पर्सन को बिल्कुल भी एक तरह से वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं, उसकी बात को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये एकदम कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच है और एकदम टिपिकल लीडरशिप स्टाइल है जो कि आजकल मतलब जो आजकल जो टैलेंट है, आजकल जो लोग जानते हैं उसके साथ ये मतलब नहीं कोप अप कर सकता, ये चीज़ों को नहीं होल्ड कर सकता। तो इसीलिए मतलब ये वाला जो अप्रोच है इसको हम टिपिकल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। और ये वाली जो अप्रोच है, ये वाला जो स्टाइल है वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब अगर हमें ये पता हो कि भाई हमें बहुत क्रूशियल डिसीजन लेना है ऑन द स्पॉट, और उसके लिए हमारी जो एकदम कंप्लीट हमें नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि हमारी बात को कोई क्रॉस ना कर पाए, मतलब एक तरीके से क्रॉस चेक ना कर पाए हमारी चीज़ों को। हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए। या फिर हम एक इनएक्सपीरियंस और एकदम नए टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हैं तो वी कैन बी ऑटोक्रेटिक कि भाई हमारी चलेगी, बिकॉज उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एकदम न्यू है, उसको अभी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। तो उस केस में तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी है जिसकी हमें कंप्लीट नॉलेज है, हमें पूरा उसके बारे में पता है, तो हम उस सिचुएशन में हम इस स्टाइल को लगा सकते हैं। क्लियर। ऑटोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट आता है हमारा लेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है कि इस वर्ड का मतलब जो है लेज फेयर का मतलब होता है कि बिना इंटरप्शन के, बिना इंटरप्ट करे किसी भी चीज़ में हमें किसी काम को करने देना। तो इसमें क्या होता है, जो लीडर है उसकी क्या स्टाइल होता है काम करने का कि वो अपने जो एम्प्लॉय है, अपनी जो टीम है, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं
उनके काम पे पूरा ट्रस्ट रखता है कि भाई ठीक है, जो भी वो कर रहे होंगे वो बिल्कुल ठीक कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो लीडर है वो टोटली ट्रस्ट देयर एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द जॉब देमसेल्फ, कि वो खुद से ही अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं और उसके लिए उनका जो लीडर है उन पर फुली ट्रस्ट कर रहा है। ही जस्ट कंसंट्रेट ऑन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज वर्क, मतलब जो इंटेलेक्चुअल और रैशनल वर्क्स हैं उन पे ही जो लीडर है वो कंसंट्रेट करता है। एंड ही डू नॉट फोकस ऑन द मैनेजमेंट, मतलब वो मैनेजमेंट एस्पेक्ट पे फोकस ही नहीं करता है, बस वो इंटेलेक्चुअल जो काम है उसके उन पे वो फोकस करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उसके टीम है, जो भी वो काम परफॉर्म कर रही होगी वो ठीक ही होगा। इस लीडरशिप स्टाइल के लिए हमें कैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ट्रस्ट दिखा रहे हैं किसी एम्प्लॉय पे तो वो एम्प्लॉय भी उतना स्किलफुल, उतना लॉयल, एक्सपीरियंस्ड और इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि वो अपनी जॉब को अपने आप परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो इस लीडरशिप स्टाइल में हमारे एम्प्लॉयज़ का बहुत ही एक्सपीरियंस और स्किलफुल होना ज़रूरी है, जस्ट टू परफॉर्म दैट जॉब एफिशिएंटली, इफेक्टिवली। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा डेमोक्रेटिव पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो लीडर होता है वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको एनकरेज करता है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें वो पार्ट लें, उनको अपने आइडियाज़ को इन्वेस्ट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई ठीक है, हम जो भी डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं उसमें अपने आइडियाज़ को पुट करें। तो इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेटिव नेचर होता है एम्प्लॉयज़ का, और जो लीडर होता है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है कि वो अपनी जो भी उनके थॉट प्रोसेसेस हैं, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, वो उनको आगे लेके आएँ। क्लियर? इसकी जो एडवांटेज है इस लीडरशिप स्टाइल की ये है कि इट लीड्स टू सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड एंड मोर स्किलफुल एम्प्लॉयज़। क्या करता है कि इससे क्या होगा कि मोर सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ मिलेंगे हमें, क्योंकि उनको ये रहेगा कि भाई हमें पार्टिसिपेशन मिल रहा है, उनके जो आइडियाज़ है वो भी इनोवेट होंगे, वो भी आगे, मतलब उन्हें भी सीखने को मिलेगा और वो भी अपनी चीज़ों को आगे रखेंगे, तो वो अच्छे से सोचेंगे, अच्छे से मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और अपने काम को अच्छे से करेंगे। एक ऑप्टिमिस्टिक एनवायरनमेंट रहेगा, वर्क एनवायरनमेंट, जिससे कि क्रिएटिविटी को एनकरेजमेंट मिलेगी, क्रिएशन आएगा, इनोवेशन आएगा, और जिससे जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में एक, मतलब एक अच्छी वो मिलेगी, हमें एक अच्छा पाथ मिलेगा। ये जो लीडरशिप स्टाइल है इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि अगर हम डिसीजन मेकिंग में सबके डिसीजंस को इन्वॉल्व करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि उस पर डिबेट होगी, या डिबेट भी नहीं, हम अगर किसी चीज़ के लिए अगर डिसीजन मेकिंग में 10 लोगों को इन्वॉल्व करें तो उनके 10 लोगों के थॉट्स और उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। इसलिए ये वाली जो लीडरशिप स्टाइल है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? जो एक अपने रूल्स और प्रोसीजर्स बनाते हैं उसी को ही फॉलो अप करते हैं। तो इसमें जो लीडर होता है वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज़ को लेके। वो मतलब इस चीज़ पे का पूरा ध्यान रखता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करें अपने जो भी गोल और अचीवमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। प्रमोशंस टेक्स प्लेस बेस्ड ऑन एम्प्लॉयज़ एबिलिटी टू अडेयर टू ऑर्गेनाइजेशन रूल। प्रमोशन जो होते हैं वो किस पे बेस करते हैं? जो एम्प्लॉय की एबिलिटी होती है उसके बेसिस पे। ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये ज़्यादातर सूटेबल होता है व्हेन देयर इज सेफ वर्क कंडीशंस एंड क्वालिटी आर रिक्वायर्ड। मतलब क्या है कि जो बहुत सेफ वर्क कंडीशंस होती हैं और जहाँ पे क्वालिटी की ज़रूरत होती है हमें किसी भी मतलब काम के लिए, वहाँ पे ये वाली लीडरशिप स्टाइल को सूटेबल माना जाता है। लेकिन जो ये लीडरशिप स्टाइल है ये डिस्करेज करता है, मतलब ये एक तरीके से क्रिएटिविटी है उसको सप्रेस करता है, और ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सेल्फ कंटेंटेड नहीं बनाता, क्योंकि इसमें जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किसी भी चीज़ तरह की डिसीजन मेकिंग में, किसी भी चीज़ के में पार्ट लेने का कोई भी किसी भी तरीके से अलाउड नहीं होता। ये क्या करते हैं, बस इन्हें स्ट्रिक्टली रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को मान के इन्हें अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काम करना पड़ता है। क्लियर? तो ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है इसका जो मेन जो काम है वो कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? जहाँ पे सेफ वर्क कंडीशंस हो, जहाँ पे क्वालिटी की नीड हो। ये अदरवाइज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, आइडियाज़ को मोटिवेट बिल्कुल नहीं करता है। ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कि वो अपने जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकें। नेक्स्ट आता है कोचिंग स्टाइल। When you have a coaching leadership style, you tend to have a consider this approach. A leader who coaches
coaches views people as a reservoir of talent to be developed. The leader who use a coach approach seeks to unlock people's potential. क्या अब आपको पता है कि जैसे कोच होता है वो क्या करता है, किसी भी जो उसका स्टूडेंट है उसमें से क्या है उसको सिखा सिखा के उसकी जो रियल पोटेंशियल है या रियल जो उसका टैलेंट है उसको बाहर निकाल के लाता है। तो इसी तरीके से जो लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट्स के साथ इस तरीके से डील करता है, इस तरीके से उनसे काम कराता है कि उनका जो टैलेंट है, उनके अंदर जो एक दबा हुआ टैलेंट होता है वो डेवलप होता है, वो बाहर निकल के आता है और वो अपने पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। तो कोचिंग स्टाइल में एक लीडर एक एज अ कोच वर्क करता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा एफिलिएटेड स्टाइल। दिस स्टाइल इज ऑल अबाउट एनकरेजिंग हार्मोनी एंड फॉर्मिंग कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विद टीम। मतलब क्या करते हैं कि इसमें हार्मोनी को मेंटेन करके रखना और एक कोलैबोरेशन बना के रखना टीम के साथ। अ फ्रेज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज पीपल कम फर्स्ट। मतलब इसके लिए क्या होता है कि हम हार्मोनी मेंटेन करना चाह रहे हैं, कोलैबोरेशन चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एजेंडा किसी भी चीज़ से पहले क्या आता है, लोग आते हैं। मतलब इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल में हमारा एफिलिएटेड लीडरशिप अप्रोच में हमारा क्या होता है, जो लीडर है वो लोगों से पर्सनल लेवल पे क्लोज होता है कि भाई वो उनकी जो आइडियाज़ है, उनके जो थॉट्स हैं उनको फ्रेंडली वे में उनके साथ डिस्कस करता है। मतलब एक तरीके से जो टीम है उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा कीन और अच्छा होता है, जिससे कि हार्मोनी मेंटेन रहती है। ये जो लीडरशिप है दिस टाइप टू ओपन अप अ पाइपलाइन दैट कनेक्ट हिम और हर टू द टीम। मतलब यही है कि भाई जब हम कोलैबोरेशन बना के रखेंगे, एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे टीम के साथ, तो क्या होगा कि भाई हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे टीम के साथ, उसके साथ अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे अपनी जितने भी आइडियाज़ हैं, और उस टीम का जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके आइडियाज़ को भी अच्छे से जान पाएंगे, उनके साथ एक कनेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर। ये होता है एफिलिएटिव स्टाइल। उसके बाद आता है अथॉरिटेटिव स्टाइल। अथॉरिटेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी जो लीडर है वो अथॉरिटी मतलब एक अथॉरिटेटिव स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा। वो ये दिखाएगा कि मतलब इसमें वर्ड भी यूज़ कर रखा है फॉलो मी, कि भाई वो जो लीडर है वो इस तरीके से मतलब इस तरीके से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है कि भाई वो एक कॉन्फिडेंट लीडर है, उसके अंदर जो मतलब ऐसी क्वालिटीज़ है कि लोग उसको फॉलो करें। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ऐसा, जिससे कि जो फॉलोअर्स होते हैं वो उनको ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी जाती हैं कि वो उनको फॉलो करें। वो ऐसा एक बार सेट कर देते हैं और उसी बार के उस जो सेट किया गया है उसी में ही जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको एंगेज रखते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं। दे डोंट जस्ट इशू ऑर्डर्स, ये सिर्फ ऑर्डर्स इशू नहीं करते, ये मोस्ट ऑफ ऑल दे अलाउ पीपल चॉइस एंड लैटिट्यूड ऑन हाउ टू अचीव कॉमन गोल्स। वो उनको एक रास्ता दिखाते हैं, एक चॉइस देते हैं कि वो किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो अथॉरिटेटिव का मतलब होता है फॉलो करवाना किसी को, कि भाई फॉलो मी, कि मैं एक एक्सपेक्टेशन से एक तरीका तुम्हें बताऊंगा, उसी चीज़ को उसी पाथ को तुम्हें फॉलो करना है इन एंगेजिंग एंड एनर्जाइजिंग वे। मतलब एनर्जी के साथ अच्छे से एंगेज रह के हमें अपने गोल को अचीव करना है। क्लियर। तो ये थे लीडरशिप स्टाइल सारे सातों के सातों। अब हमारे 6 इमोशनल लीडरशिप स्टाइल आते हैं, जो कि डेनियल, रिचर्ड, एनी इन लोगों ने दिए थे। क्लियर। हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है विजनरी लीडर। ये जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है या ये जो स्टाइल होता है हमारा, ये क्या करता है, दिस मूव्स पीपल टुवर्ड अ शेयर विजन टेलिंग देम वेयर टू गो बट नॉट हाउ टू गेट देयर। दे ओपनली शेयर इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं इस वाले स्टाइल में जो लीडर होता है वो एक विजन प्रोवाइड करता है, वो लोगों को बताता है कि कहाँ जाना है, पर ये नहीं बताता कि कैसे जाना है। क्लियर। ये तो बताता है कि कहाँ जाना है, एक विजन दिखा देता है, एक तरीका बता देता है, एक एजेंडा सेट कर देता है, इंफॉर्मेशन शेयर कर देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि भाई किस तरीके से वहाँ तक पहुँचना है। क्लियर। ये बस एक विजन प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोचिंग लीडर। जो कोचिंग लीडर होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, होल्डिंग लॉन्ग कन्वर्सेशन दैट रीच बियॉन्ड द वर्क प्लेस, हेल्पिंग पीपल फाइंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड टाइंग दीज टू करियर एस्पिरेशन एंड एक्शन।
वो क्या करता है, वो एज अ कोच की तरह काम करता है। वो उसके जो एम्प्लॉय के जो पर्सनल गोल्स हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल से कनेक्ट करवाता है। वो एक मतलब वो इस तरीके से नहीं कि भाई वो उसने बस बोल दिया, वो एक लॉन्गर कॉन्वर्सेशन के साथ लोगों को ये चीज़ समझाता है बियॉन्ड द वर्क प्लेस कि कैसे वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कर सकते हैं, वो अपने करियर को कैसे मतलब जो उसके करियर एस्पिरेशंस और एक्शंस हैं उनको कैसे मतलब अच्छे से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी वीकनेसेस पे कैसे काम कर सकते हैं। इस तरीके से जो लीडर होता है कोचिंग लीडर वाली स्टाइल में, वो उनको हेल्प करता है बियॉन्ड द वर्क प्लेस ऑल्सो, कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जाने। उसके बाद आता है एफिलिएटिव लीडर। इसमें क्या होता है कि पीपल जो है वो कनेक्ट करते हैं किसके साथ, जो मतलब जो लीडर है वो अपने टीम और सबऑर्डिनेट्स के साथ एक तरह से कनेक्ट करते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, हार्मोनी मेंटेन होती है। इसमें क्या होता है कि मेनली जो हमने अभी पहले भी पढ़ा, एफिलिएटिव का मतलब ये होता है कि हम अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रख सकें, एक कोलैबोरेशन बना सकें, एक ऐसी रिलेशनशिप बना सकें जिससे कि जो हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में ईजी रह सके। क्लियर, ये एक कोलैबोरेटिव स्टाइल है, ये एक फ्रेंडली नेचर होता है जिससे कि हार्मोनी मेंटेन रहती है और लोगों का कनेक्शन क्रिएट हो सके। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक लीडर। इसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने जो इस तरीके से काम करता है कि वो अपने इनपुट्स और कमिटमेंट्स को मतलब लोगों तक पहुंचाता है थ्रू पार्टिसिपेशन, लिसनिंग टू बोथ द बैड एंड गुड न्यूज़। मतलब कि दोनों तरह की बातों को सुन के लोगों को ये अलाउ करता है कि वो अच्छे से अपनी चीज़ों को डिस्कस कर सकें, वो पार्टिसिपेशन वाला नेचर रह सके। तो डेमोक्रेटिक जो लीडर है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट रखता है जिससे कि ओपनली जो एम्प्लॉयज़ या सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपनी बातों को रख पाएँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट द पेस। पेस में क्या होता है, इट हेल्प इन सेटिंग लीडर बिल्ड चैलेंजेस एंड एक्साइटिंग गोल्स फॉर पीपल एक्सपेक्टिंग एक्सीलेंस एंड ऑफन एग्जाम्प्लीफाइंग इट देमसेल्फ। मतलब क्या कि इसमें जो लीडर है वो एक पेस सेट करता है, एक मतलब एक तरीके से एक पाथ सेट कर देता है जिससे कि हमारा जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोग हैं जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करें, एक्साइटिंग वे में अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, खुद को एक तरह से एंथुसियाज्म रखें, खुद को एक तरीके से एक्सीलेंस एक्सपेक्ट करें खुद से। दे आइडेंटिफाई पुअर परफॉर्मेंस एंड डिमांड मोर ऑफ देम। क्या कि वो पुअर परफॉर्मर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड उनसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं कि वो अपने आप को एक अच्छी क्वालिटी और अच्छा काम प्रोवाइड करें, अपना एक्सीलेंस शो करें। क्लियर, जो पुअर परफॉर्मर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है अलग से और उनसे ज़्यादा की उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा करें। क्लियर, तो पेस मतलब एक रफ्तार देने के लिए, एक पेस देने के लिए वो जो लीडर है वो चैलेंजेस देता है, एक्साइटिंग गोल्स देता है लोगों को, जिससे कि वो अपना अच्छे से देख पाएँ, वो एक्सेल कर पाएँ अपने काम में। क्लियर, उसके बाद आता है कमांडिंग लीडर। तो दिस फियर्स एंड गिव क्लियर डायरेक्शन बाय देयर पावरफुल स्टैंस, कमांडिंग एंड एक्सपेक्टिंग फुल कंप्लायंस। मतलब क्या है, एग्रीमेंट इज नॉट नीडेड। इसमें क्या होता है, कमांडिंग टाइप की लीडिंग क्वालिटीज़ होती है क्या कि इसमें वो डर से या किसी भी तरह की एक इंस्ट्रक्शन दे के अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ को दिखा के कि भाई कमांड करके लोगों को अच्छी तरह से समझा के कि भाई उन्हें काम करना है, उन्हें अच्छे से अपनी जो ड्यूटीज़ है उनको निभाना है। तो इसमें क्या होता है, कमांडिंग एक तरीके से लीडिंग प्रोसेस होती है। इसमें जो लीडर है वो कमांड देता है, उससे क्या है वो एक तरीके का मतलब फियर जो है वो क्रिएट करके रखता है और डायरेक्शंस देता है क्लियरली कि भाई उसको ये काम चाहिए, उसको ये गोल अचीव कराना है। क्लियर, दे नीड इमोशनल सेल्फ कंट्रोल फॉर सक्सेस एंड कैन सीम कोल्ड एंड डिस्टेंट। ये क्या होता है कि वो इमोशनल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, उन्हें सक्सेस के लिए सेल्फ कंट्रोल रहना पड़ता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ता है, और वो ज़्यादातर कोल्ड एंड डिस्टेंस मतलब वो ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं रखते, ज़्यादा मतलब घुल मिल के नहीं रहते, वो कमांडिंग बिहेवियर ही रखते हैं अपना। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें हमारे जो लीडरशिप स्टाइल है उसको किस तरह से चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो नो योरसेल्फ, कि खुद को जानना कि हम किस तरह की जो मतलब हमारे अंदर कैसी क्वालिटीज़ हैं, हम किस तरह की लीडिंग क्वालिटीज़ को एक्वायर करते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टाइल्स, फिर डिफरेंट स्टाइल्स को समझना कि भाई कौन सा स्टाइल किस तरीके का है, उसमें किस तरीके की एक लीडिंग एबिलिटी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ लीडर, मतलब जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी वजह से ही हम एक लीडर बनते हैं, कि हमारी जो हम एक अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जो हम अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं, वही हमें एक लीडर बनाता है। डेवलप योर लीडरशिप एजिलिटी, मतलब कि हमारे अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जल्दी से हम सोच पाएँ, अच्छी क्वालिटी या लीडरशिप जो क्वालिटी है उसके बारे में अच्छे से समझ पाएँ और सोच पाएँ, वो चीज़ हमें जनरेट करनी पड़ती है, तब हम एक लीडरशिप स्टाइल को चूज़ कर पाते हैं। क्लियर,
अब बात है हमारे टाइप्स ऑफ लीडर कि लीडर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला आता है सक्सेसफुल लीडर। एक सक्सेसफुल लीडर जो होता है वो एक इन्फ्लुएंसर होता है, वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, लोगों के अंदर से उसकी बेस्ट क्वालिटीज़ को, टैलेंट को निकाल के लाता है। एक लीडर जो है वो ये अज्यूम नहीं करता कि उसको जो एक लीडरशिप का जो रोल मिल गया है वो सिर्फ एक टाइटल है, इंस्टीड वो एक ट्रू लीडर की तरह मतलब बॉर्न हुआ है। उसके अंदर एक ट्रस्ट होता है कि वो दोनों तरफ से एक कनेक्शन या एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करके रखे, जिससे कि जो उसकी जो टीम है जो उसके साथ काम करने वाली है वो उसे एज अ लीडर ट्रीट करे और उसको लीड करने के लिए मतलब एनकरेज करे, या फिर वो एज अ लीडर तभी काम करे जबकि वो अपनी जो टीम है उसके अंदर एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश कर पाए। क्लियर, ये होती है एक सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इफेक्टिव लीडर। एक इफेक्टिव लीडर जो होता है वो ऐसा पर्सन होता है जिसके अंदर पैशन होता है किसी चीज़ को करने का। वो एक ड्रीम के साथ, एक विजन के साथ काम करता है जो कि हमारी सोसाइटी को अच्छा बना सके। अगर वो पूरी तरह से उसको ना सुधार पाए तो उसका कुछ पोर्शन ठीक कर सके, तो ये होता है इफेक्टिव लीडर। क्लियर, अब देखते हैं हमारे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। जो सक्सेसफुल लीडर है वो फोकस्ड होता है ऑन स्टेइंग ऑन द टॉप, जो वो ज़्यादातर फोकस्ड होता है कि उसे मतलब टॉप पे रहना है। इफेक्टिव लीडर क्या है, फोकस मोर ऑन मैनेजिंग पीपल एंड टीम। वो इफेक्टिव जो लीडर होगा वो ज़्यादा फोकस करेगा अपने लोगों को, अपनी टीम को मैनेज करने में। हैव शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस ऑन अदर। सक्सेसफुल लीडर का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है। इफेक्टिव लीडर हैव शॉर्ट टर्म इन्फ्लुएंस ऑन अदर, इसका भी शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है। क्लियर, उसके बाद आता है लीडरशिप मेनली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट। जो ये सक्सेसफुल जो लीडर होता है वो जनरली अपने सबऑर्डिनेट्स के बिहेवियर को चेंज कर देता है। इफेक्टिव लीडर जो होता है वो चेंजेस द एटीट्यूड ऑफ द सबऑर्डिनेट। वो क्या करता है, उनके एटीट्यूड में चेंज लाता है। इफेक्टिव लीडर वो उनके बिहेवियर में चेंज लेके आता है। सक्सेसफुल लीडर यूज पोजीशन पावर, यूज पर्सनल पावर। वो पोजीशन की पावर को यूज करता है सक्सेसफुल लीडर। इफेक्टिव लीडर क्या करता है, अपनी पर्सनल पावर को, अपनी पर्सनल एफिशिएंसी को यूज करता है। और सक्सेसफुल लीडर जो है इज नॉट नेसेसरीली इफेक्टिव। एक सक्सेसफुल लीडर जो है वो जरूरी नहीं कि इफेक्टिव ही हो उतना, लेकिन जो इफेक्टिव लीडर होता है वो जरूर सक्सेसफुल होता है। क्लियर, अब आती है हमारी लीडरशिप थ्योरीज। तो सबसे पहले आती है हमारी ग्रेट मैन थ्योरी। तो ग्रेट मैन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लीडर्स होते हैं वो मतलब बॉर्न ही होते हैं उस लीडरशिप क्वालिटी के साथ, एक राइट ट्रेट और एबिलिटी के साथ कि उन्हें लीड ही करना है। उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है करिश्मा, इंटेलेक्ट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड सोशल स्किल। करिश्मा मतलब होता है चार्म होता है उनके अंदर, वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सब उनके अंदर इनहेरिट होता है, मतलब उन्हें वो मतलब जन्म से ही मिला है, उन्हें उनकी बर्थ से ही मिला है उन्हें। वो एक तरह से उनका मैन मेड नहीं है, वो उन्होंने अचीव नहीं किया है, एक्वायर नहीं किया है, जबकि वो उनके अंदर इनहेरिट है। ये ग्रेट मैन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। वो क्या डिफाइन करती है कि जो लीडर्स होते हैं वो करेजियस होते हैं। वो मतलब जब भी लीडरशिप क्वालिटी मतलब की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके अंदर से निकल के आएगी। वो उस चीज़ के लिए वो ऑबे करेंगे, उस चीज़ को फॉलो अप करेंगे, और जब भी कोई सिचुएशन अराइज होगी तो वो एज अ लीडर मतलब एक्ट करेंगे। द टर्म ग्रेट मैन वॉज अडॉप्टेड एट द टाइम। उस टाइम पे ग्रेट मैन टर्म क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो लीडरशिप थी उसको मेल्स तक की रिजर्व रखा गया था, पर्टिकुलरली इन मिलिट्री लीडरशिप। तो मिलिट्री में जो लीडरशिप थी उसको पर्टिकुलरली ध्यान में रख के इस थ्योरी को ग्रेट मैन थ्योरी का नाम दिया गया था। क्लियर, तो इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जो लीडर्स हैं वो मतलब उनके अंदर ये इनबिल्ट क्वालिटी होती है लीडरशिप की। उनके अंदर अपने आप ही जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें ये एक्वायर नहीं होता, ये उन्हें बर्थ से ही मिला होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी भी ग्रेट मैन थ्योरी की तरह ही है। इसमें भी जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिफरेंट लीडर्स के उनको ही ढूंढते हैं, उनको ही देखते हैं, चाहे वो सक्सेसफुल रहा हो या अनसक्सेसफुल रहा हो। ये जो थ्योरी है ये यूज़ की जाती है एक इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी को प्रेडिक्ट करने के लिए। इसमें क्या है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है पोटेंशियल लीडर्स के साथ, और उसके बाद बताया जाता है कि इसके अंदर मतलब लीडिंग क्वालिटीज़ हैं, ये मतलब लाइकली है लीडर बनने के लिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए। तो उसको चेक किया जाता है। किस तरीके से चेक किया जाता है
कि भाई लीडरशिप क्वालिटीज़ को किस तरह से करेक्टराइज किया जाता है, कि वो फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को चेक करते हैं कि अपीयरेंस कैसा है, वेट कैसा है, हाइट कैसी है। डेमोग्राफिक्स को चेक करते हैं जैसे एज, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। फिर इंटेलिजेंस जो फैक्टर्स हैं उनको, कि डिसीजन मेकिंग में कैसा है, जजमेंट और नॉलेज कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के, ट्रेड्स को देख के, उसके बाद हम जज करते हैं कि एक पोटेंशियल लीडर होगा कि नहीं होगा। चाहे वो बाद में सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन हम उसको मतलब इस बेसिस पे जज करते हैं, उसके ट्रेड के बेसिस पे, उसके एट्रीब्यूट्स जो है जैसे फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, डेमोग्राफिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, इंटेलिजेंस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बेसिस पे हम ये जज करते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स पे एम्फेसाइज करती है किसी भी लीडरशिप क्वालिटी या स्टाइल को बताने के लिए। उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जो लीडरशिप जो स्टाइल है उसको एक तरीके की सिचुएशन से हम ये नहीं मान सकते कि एक बंदा लीडर हो सकता है। रिनाउंड लीडरशिप रिसर्चर जो थे हॉडसन एंड वाइट, उन्होंने ये बिलीव था, उनका ये मानना था कि जो लीडरशिप है वो एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए किस चीज़ का, बिहेवियर, नीड और कंटेक्स्ट। किस तरीके से कि जो गुड लीडर होता है वो सिर्फ राइट क्वालिटीज़ को ही पॉसेस नहीं करता, जबकि उसका एक वे होता है किसी चीज़ को डील करने का कि वो ये एवेल्यूएट कर पाए कि उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, उस चीज़ को भी देख के अगर कोई पर्सन लीड करता है, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है, वो एक रिनाउंड लीडरशिप क्वालिटीज़ को ओन करता है, वही एक रिनाउंड लीडर माना जाता है। अगर हम एक समराइज वे में बताएं तो क्या होता है, कंटीजेंसी थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो ग्रेट लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत सारे वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसने एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी बताई है। लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, एक अच्छे लीडर की जो क्वालिटीज़ होती है वो ये होती है कि वो सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ ना रख के वो ये चीज़ भी एवेल्यूएट कर पाए कि उसके फॉलोअर्स को कब कैसी सिचुएशन में कैसी ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है हमारा सिचुएशनल थ्योरी। फोर्थ आती है हमारी सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी भी कंटीजेंसी थ्योरी की तरह ही है। ये भी यही बताती है कि कोई भी लीडरशिप जो स्टाइल है उसको दूसरी जो लीडरशिप स्टाइल है उससे ऊपर नहीं माना जा सकता। जैसे कि इसका नेम से ही पता चल रहा है, हमारा जो नाम है वही सजेस्ट कर रहा है कि ये जो थ्योरी है ये सिचुएशन को देख के लीडरशिप की क्वालिटीज़ को एक्वायर करने की एक सलाह देती है कि हमारी लीडरशिप की जो स्टाइल है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके की सिचुएशन है। हर्शे और बेलेंचार्ड जो थे उन्होंने 4 डिफरेंट डिग्रीज बताई कि किस तरीके से हमारी जो लीडरशिप स्टाइल है उसको फॉलो करा जा सकता है। सबसे पहला था M1 कि जो टीम मेंबर्स हैं वो मोटिवेशन ही नहीं है, उनके अंदर कोई टैक्टिकल स्किल्स ही नहीं है जिससे कि वो अपनी नेसेसरी जॉब को पूरा कर सकें। M2 क्या बताते हैं हमारी कि जो टीम मेंबर्स हैं वो विलिंग तो हैं, वो एम्बिशियस तो हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं है, नेसेसरी एबिलिटी नहीं है उस चीज़ को या उस जॉब को पूरा करने की। उसके बाद थर्ड जो है M3, उसमें क्या है कि जो टीम मेंबर्स हैं उनके पास स्किल है, एक कैपेसिटी है किसी भी टास्क को एकम्प्लिश करने की, लेकिन वो विलिंग नहीं है किसी भी काम को करने की, कि उनकी इच्छा ही नहीं है। M4 क्या बताता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो सारा जो टैलेंट है वो उसको एक्वायर करते हैं, वो मोटिवेटेड है फुली अपने एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब उसके पास टैलेंट भी है और वो मोटिवेटेड भी है काम को करने के लिए। तो ये सिचुएशन थ्योरी में 4 डिफरेंट डिग्रीज है मैच्योरिटी की, जिसके बेसिस पे हम लीडरशिप स्टाइल को कह सकते हैं कि किस तरीके से एक लीडर को एक्ट करना पड़ेगा। कि जब कोई मोटिवेटेड नहीं है तो उसको किस तरीके से लीड करना पड़ेगा, कोई मोटिवेटेड मतलब है लेकिन उसके पास एबिलिटी नहीं है तो उसके लिए कैसे उसको हेल्प करनी है लीडर बन के। थर्ड क्या है कि उसके पास स्किल्स हैं, कैपेसिटी भी है टास्क को एकम्प्लिश करने की, लेकिन वो विलिंग नहीं है, तो फिर उसको विलिंगनेस कैसे लाई जाए, उसकी किस तरीके से लीड करना है। तो ये जो चारों हैं वो सिचुएशन बेस्ड हो गए हमारी। तो सिचुएशन बेस्ड जो थ्योरी है उसके अंदर हमारी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो सिचुएशन को देख के ही बिहेव की जा सकता है, उसको एक्ट किया जा सकता है। फिफ्थ आता है हमारा बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी जो है हमारी वो फोकस करती है बिहेवियर्स और एक्शंस पे लीडर की, रेदर देन देयर ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके ट्रेड्स को ना देख के लीडरशिप का जो क्वालिटी है वो क्या किस पे बेस्ड है, बिहेवियर और एक्शंस पे बेस्ड है। ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करती है कि जो हमारा इफेक्टिव लीडर होगा वो बहुत सारी जो लर्न स्किल्स है उसका एक रिजल्ट होगा, मतलब उस जो लीडर है उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी किस तरीके की कि उसने जो सीखा हुआ होगा। एक इंडिविजुअल जो है उसके अंदर 3 प्राइमरी स्किल्स होनी चाहिए।
एक लीडर बनने के लिए या एक मतलब किसी को लीड करने के लिए। तो सबसे पहले है टेक्निकल, फिर ह्यूमन और फिर है कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल जो है वो रेफर करती है कि लीडर जो है उसको नॉलेज होगी किसी भी टेक्निक को, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने की। ह्यूमन स्किल क्या है कि वन इज एबल टू इंटरेक्ट विद द अदर इंडिविजुअल्स, कि वो दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कैपेबल है। थर्ड आती है हमारी कंसेप्चुअल स्किल। इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो ऐसे आइडियाज़ के साथ काम करे, ऐसे आइडियाज़ लेके आए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी को स्मूथली काम करवा सके। क्लियर। तो इसमें जो 3 स्किल्स हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल। टेक्निकल क्यों कि उस लीडर को नॉलेज होनी चाहिए किसी भी टेक्निक या प्रोसेस को फॉलो अप कराने की। उसके बाद ह्यूमन स्किल होनी चाहिए कि वो किसी भी अदर पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल स्किल कि भाई उसके अंदर एक ऐसे आइडियाज़ या इनोवेशंस होनी चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी को स्मूथली वर्क करवा सके। तो ये सारी थी लीडरशिप स्टाइल थ्योरीज। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने लीडरशिप को इन डिटेल देख लिया कि एक लीडर का क्या रोल होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर कैसी स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए, किस स्टाइल को हमें फॉलो करना चाहिए, कैसी कैसी थ्योरीज़ हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से उसे अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करना चाहिए अकॉर्डिंगली, कि कैसा कैसी सिचुएशन होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो आज हमारा जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो ख़त्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर आवर एथिक्स पार्ट। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ EduMusk 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।